या क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? क्या ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है? बताइए, शुरू की जाए कहानी आज की। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। ऑल क्लियर सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ठीक बात है। वो होता है ना, एक बात होती है ना कि जब हम लोग तैयारी करते हैं परीक्षा की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी नौकरी की, तो हमारे चाहने वाले, घर वाले, परिवार वाले, बाकी सभी लोग बड़ी सारी उम्मीदें रखते हैं हमसे। कहते हैं कि तुम फोड़ लेना, निकाल लेना परीक्षा को, आ, परीक्षा में पास हो जाना, सारी चीज़ें कहते हैं। तो इस पर एक लाइन रहती है कि कभी कभी लगता है कि सर डिमोटिवेट हो रहे हैं, या कभी कभी लगता है सर जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, जैसे लगता है सर मन नहीं करता है। तो वहाँ पर एक लाइन है कि उनकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप, उनके उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। ठीक है। उनकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, और मैं कह रहा हूं उम्र गुजार दी गई। कभी हारना नहीं है, कभी थकना नहीं है। इसी के साथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हूं आपके अपने चैनल, बेहद पसंदीदा चैनल टीचर्स एकेडमी पर। टीचर्स एकेडमी पर साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। 11th और 12th की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी की पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। ठीक बात है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही है सर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ही आज उसी क्रम में 10वां लेक्चर है। ठीक बात है सर। ठीक बात है सर। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की चीजें शुरू करते हैं। आज अपने को पढ़ना है आरएनए। मैं पिछले लेक्चर में आरएनए लिख करके गया था, आरएनए लिखा था, और उसी के साथ में बोला था कि अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। आज अपना अगला लेक्चर है जहां मुलाकात हुई है। इसके पहले तक की कहानी अगर थोड़ा रिकॉल करवाऊं तो न्यूक्लिक एसिड से कहानी शुरू हुई थी अपनी। सर न्यूक्लिक एसिड से आपने कहानी शुरू की थी। बताए थे दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए है और एक आरएनए है सर। इन दोनों में सिर्फ पेंटोस शुगर पर 2' पोजीशन पर एक जगह पर OH है, एक जगह पर OH नहीं है। यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसको डीऑक्सी कहते हैं। इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबो शुगर मिलता है, और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है 2' पर, OH ग्रुप एक प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको राइबोस शुगर कहते हैं। ये सारी कहानी इन सबों की चली, इन सारी चीज़ों की चली। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बताया गया, और वहीं डीएनए खत्म हो गया। अब अपना आरएनए की कहानी शुरू करनी है सर। आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है सर, लेकिन ये जेनेटिक मटीरियल नहीं है। आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलते हैं, क्योंकि आरएनए स्टेबल नहीं है उतना। जेनेटिक मटेरियल की 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक ट्रिक से याद करिए, सेट। एक ट्रिक होती है सेट, SET, सेट। सेट का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब है स्टोरेज, इस S का मतलब है स्टोरेज, इस E का मतलब है एक्सप्रेस, और इस T का मतलब है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन।
ये तीन प्रॉपर्टी होती है मेन जेनेटिक मटेरियल की। कोई भी जेनेटिक मटेरियल हम तभी जेनेटिक मटेरियल कहेंगे जिसमें सेट होगा। जो जेनेटिक मटेरियल सेट है वही जेनेटिक मटेरियल है, सेट नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सेट का मतलब सर स्टोरेज होना चाहिए, सर एक्सप्रेस करना चाहिए और सर ट्रांसमिशन करना चाहिए। ठीक बात है, अगर ये तीनों चीजें कर रहा है तो जेनेटिक मटेरियल था। डीएनए में स्टोरेज अच्छा है सर, एक्सप्रेशन अच्छा है सर, स्टेबिलिटी अच्छी है सर, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए नहीं है। कुछ जगह पर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल सर, वो भी हम लोग पढ़े डिस्कस किए थे। आज आरएनए जब शुरू किया जाए, इसके आगे से सर आरएनए शुरू किया जाए तो सबसे पहला चीज जो आरएनए में लिखना है और डीएनए और आरएनए से उसको यहीं पर फर्क कर देना है कि सर आरएनए जो होता है, जो आरएनए होता है इसमें राइबोस शुगर होता है, राइबोस शुगर होता है। सर अगर बेसिस की बात करूंगा तो एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरासिल है। यू का मतलब इसमें यूरासिल है। डीएनए में थाइमीन होता है, उसी डीएनए का थाइमीन जो है, यही डीएनए का थाइमीन जो है सर, उसमें जो डीएनए का थाइमीन था सर वही उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यूरासिल की वजह से थोड़ी रिएक्शन तेज होती रहती है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद सर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था। डीएनए कैसा था? डबल स्ट्रैंडेड था। आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसमें एक एक्सेप्शन है रियो वायरस का। रियो वायरस के अंदर डीएस आरएनए देखने को मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। नहीं तो आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है। आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है? हम डीएनए से डीएनए भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं सर? रेप्लिकेशन बोलते हैं। हम डीएनए से एमआरएनए बना सकते हैं, डीएनए से एमआरएनए बना सकते हैं। इसको बोलते हैं सर ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर ट्रांसलेशन। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा कि ये जो डीएनए कैसा होता है सर? डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है और इनके बीच में नाइट्रोजन के बेसेस होते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्यों सिंगल स्ट्रैंडेड बोल रहा हूं सर? क्योंकि इसी में से ये एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं पर एक होता है प्रमोटर, इसके पहले आता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन होता है सर ये, इसके पहले आता है प्रमोटर और इधर आता है टर्मिनेटर। इधर आता है टर्मिनेटर। एक तरफ से इनकी अलग अलग पोजीशन होती है, उसकी भी चर्चा की जाएगी सर, सभी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। बहरहाल चर्चा ये है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों है, डबल स्ट्रैंडेड क्यों नहीं है जब डीएनए से बन रहा है। सर डीएनए से जरूर बनता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, यहीं से एक स्ट्रैंड इसकी आरएनए के लिए करेगी काम। दोनों इसलिए नहीं करती है, एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, दोनों स्ट्रैंड से नहीं बनता है। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं उनमें से एक ही टेम्पलेट का काम करेगी, आरएनए की बनाएगी स्ट्रैंड। आरएनए की एक स्ट्रैंड सर बनती है, दो अगर आरएनए एक स्ट्रैंडेड नहीं दो स्ट्रैंडेड रहता, एक ही डीएनए से दो, यहाँ भी टेम्पलेट और ये भी डबल स्ट्रैंडेड रहता, तो आपको पता है कि आरएनए का काम आगे प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना है और एक आरएनए एक प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से या एक स्ट्रक्चरल जीन से जो आरएनए बनेगा उसमें एक ही प्रोटीन बनेगा। एक से ज्यादा प्रोटीन अगर बन जाएंगे, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा प्रोटीन बन गए तो आपको पता है प्रोटीन का आगे काम है एंजाइम का, प्रोटीन का आगे काम है एंजाइम्स का। एंजाइम से बनेंगे हार्मोन्स और जो कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स को प्रमोट करेंगे। यही मेंडेलियन कैरेक्टर्स को क्या करेंगे सर? प्रमोट करेंगे। आपको पता है कि अगर एक स्ट्रैंड से ज़्यादा हो गई तो दो प्रोटीन बन जाएंगे, दो प्रोटीन बन गए तो एक ही एंजाइम के लिए दो प्रोटीन, ऐसा नहीं, एक एंजाइम के लिए एक प्रोटीन रहता है और एक आरएनए से एक ही प्रोटीन बने तो बढ़िया है। इसीलिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है सर। ये सारी बेसिक चीज़ें कि सर वहाँ डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर था, यहाँ सर चार बेसेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल है। इसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। रियो वायरस एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन इसका सर रियो वायरस है।
उसमें क्या होता है सर, डीएस डीएनए, डीएस आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है सर। ठीक बात है, आगे बढ़ा जाए। अब अगर मैं बात कर लूं कि आरएनए की टाइप्स बता दीजिए, टाइप्स ऑफ आरएनए। हम लोग पढ़ें, हेडिंग डालें एक, टाइप्स ऑफ आरएनए, कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं सर। आरएनए जो होता है ये दो टाइप का होता है सर, दो टाइप का होगा। एक होता है जीनोमिक आरएनए, एक होता है जीनोमिक आरएनए, इसी को बोलते हैं जेनेटिक आरएनए, इसी को जेनेटिक आरएनए कहते हैं। ये फर्स्ट टाइप का है, ठीक बात है। और एक नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, एक नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, इसी को आप नॉन जीनोमिक आरएनए भी कह सकते हैं। तो आरएनए कितने टाइप के सर, दो टाइप के। जीनोमिक की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे व्हेन आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तरह एक्ट करेगा तो उसको जेनेटिक आरएनए बोलेंगे या जीनोमिक आरएनए बोलेंगे। सर इसमें अगर मैं एग्जाम्पल बता दूं, इसमें अगर एग्जाम्पल बता दूं तो टीएमवी लिख सकते हैं, टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस लिख सकते हैं, रियो वायरस लिख सकते हैं, रियो वायरस लिख सकते हैं। इसके बाद सर इसमें रीट्रो वायरस लिख सकते हैं, इसमें रीट्रो वायरस लिख सकते हैं, इसमें क्यूबी बैक्टीरियोफेज लिख सकते हैं, क्यूबी बैक्टीरियोफेज लिख सकते हैं। और इसमें पोलियो वायरस है, इसके साथ में इसमें पोलियो वायरस है, इसके साथ में सर पोलियो वायरस के साथ में इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी एक आ जाएगा, एक इन्फ्लुएंजा वायरस भी आ जाएगा, एक्सेट्रा। ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये सब जेनेटिक आरएनए हैं, ये सब जेनेटिक आरएनए हैं। मतलब जहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। नॉन जेनेटिक आरएनए की बात कर दूं तो ये नॉन जेनेटिक आरएनए जो है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन एंड आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से, पहला आरएनए, दूसरा एमआरएनए, तीसरा टीआरएनए। ये कौन से हैं, ये नॉन जेनेटिक या नॉन जीनोमिक आरएनए है। ये नॉन जेनेटिक या जीनोमिक आरएनए है। सर आपको बताया आरएनए दो टाइप के होते हैं, एक जेनेटिक आरएनए होता है और एक नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। जेनेटिक आरएनए का मतलब जहां पर डीएनए नहीं, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, उसको जेनेटिक आरएनए बोलेंगे। जहां पर डीएनए जो आरएनए जो है ये हेरिडेटरी का काम करेगा। जहां पर आरएनए जो है ट्रांसफर कर रहा है, हेरिडेटरी का मतलब कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वहां पर क्या बोलेंगे कि वो जेनेटिक आरएनए है सर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे टीएमवी है, टीएमवी का मतलब टोबैको मोज़ैक वायरस। इसके बाद सर रियो वायरस इसका एग्जाम्पल है, इसके बाद सर रीट्रो वायरस एग्जाम्पल है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, पोलियो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है सर, ये सब जेनेटिक या जीनोमिक आरएनए हैं, जेनेटिक या जीनोमिक आरएनए हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेंगे सर। जब मैं बात कर लूं दूसरे टाइप की तो मैं कह रहा हूं एक दूसरा टाइप जो होता है वो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, यानी कि यहां पर ये जो आरएनए है ये जेनेटिक के तरह, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करेंगे। और ये बनेंगे कैसे, ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसी से ये आरएनए बनता है नॉन जेनेटिक वाला। इसके तीन प्रकार होते हैं सर, एक होता है सर आरआरएनए, एक होता है सर एमआरएनए और एक होता है सर टीआरएनए।
ठीक बात है, 3 प्रकार के आरएनए भी देखने को मिलते हैं। तो ये 2 टाइप के क्या हो गए सर, अपने आरएनए हो गए। अब इन्हीं को आगे पढ़ना है, ये वाली चर्चा उतनी नहीं होगी, ये तो सवालों में दिख जाए कि कभी कभी आपको कि भैया कौन सा जो है जेनेटिक मटेरियल तेरे आरएनए करेगा, तो ये थोड़े कि हम तो ये तो पढ़े ही नहीं, हम तो जानते हैं डीएनए करता है। नहीं भैया, जेनेटिक मटेरियल तेरे आरएनए भी करता है, जिसके इतने सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए गए। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि इसके आगे क्या है, तो इसके आगे कुछ और नहीं है, इसकी इतनी ही चर्चा है और इतने से ही सवाल आ जाते हैं, इतने से ही आपके सवाल बन जाएंगे। 2-3 चीजें इसमें जोड़ भी दिया मैं, जिससे आपका एक भी सवाल नहीं रुकेगा। अपनी चर्चा इस पे आगे होगी, जो नॉन जेनेटिक आरएनए है, इसी आरएनए पर अपनी चर्चा होगी। आगे हेडिंग डालें आरआरएनए, इसी पर चर्चा अपनी बढ़ाई जाए सर। पहला जो हेडिंग अपने को डालनी है वो डालना है सर आरआरएनए, इसी को राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। आरआरएनए हेडिंग डालिए, इसी को राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। अगर इसके डिस्कवरी की बात करूंगा तो डिस्कवर्ड बाई कुंट जी, स्पेलिंग गलत लिखा है क्या, डिस्कवर्ड बाई कुंट जी। कुंट जी की स्पेलिंग क्या होती है, KUNTZE, KUNTZE। इसकी डिस्कवरी कुंट जी ने की थी। अगर टोटल आरएनए की बात करें कि जो सर आरएनए की सेल्स में आरएनए होती हैं, उन टोटल सेल्स में से कितना इसका परसेंट है, तो 80% यही है। 80% ऑफ द सेल्स ऑफ आरएनए कौन है, आरआरएनए। ठीक बात है, कौन है, आरआरएनए। 80% ऑफ सेल्स टोटल आरएनए की आरआरएनए है। इससे अगर यही है तो एक चीज इसमें और मैं कह सकता हूं कि सर एक चीज आप 80% बता रहे हैं, तो आप इसको यहां एक चीज और लिख सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट आरएनए भी यही है। मोस्ट अबंडेंट आरएनए भी यही है, और सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सबसे स्टेबल भी यही होगा। तो मोस्ट स्टेबल आरएनए भी यही है। मोस्ट स्टेबल आरएनए भी यही है सर। अब इसकी सिंथेसिस की बात कर लें कि सर ये सिंथेसाइज कहां पर होगा, तो ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस में। ये कहां सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसी के मदद से विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए द structure of ribosomes are formed. The structure of ribosomes are formed. आरआरएनए मतलब सर, आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। नॉन जेनेटिक के 3 पार्ट थे, एक आरआरएनए का था, एक एमआरएनए का था, एक टीआरएनए का था। सबसे पहला आरआरएनए शुरू किया गया है। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए होता है। सर इसको डिस्कवर्ड कुंट जी ने किया था। 80% जो आरएनए की टोटल सेल में जो आरएनए मिलता है उसका 80% कौन है, आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए ही है। और 80% है तो यही मोस्ट अबंडेंट हो जाएगा। और मोस्ट अबंडेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल यही है। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहता है उसी को सबसे ज्यादा मिलवा दिए, यानी पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल रहेगा। इसके बाद सर आरआरएनए जो है इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होती है, न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है। इसके बाद में विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए जो राइबोसोम्स होते हैं, जिनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं आप, जहां से प्रोटीन बनते हैं 70S 80S राइबोसोम जो है, यही आरआरएनए के मदद से उन राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक बात है, उनका स्ट्रक्चर बनता है। आगे सर आप जो है
राइबोसोम्स की यानी मैं बात करूं, राइबोसोम्स को थोड़ा मैं आगे लेकर के आऊं, ये जो राइबोसोम्स की पीछे चर्चा की गई है, राइबोसोम्स को थोड़ा और आगे अगर लेकर के आऊंगा तो इसमें मैं कह सकता हूं कि सर आरएनए है प्लस प्रोटीन है, यही है सर। राइबोसोम और कुछ नहीं है, राइबोसोम और कुछ नहीं है, आरएनए साथ में प्रोटीन के है, वही राइबोसोम्स है। इसको इसीलिए बोलते हैं सर, इसीलिए ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक बात है। अब अगर राइबोसोम्स की मैं बात करूं, राइबोसोम्स की मैं बात करूं तो राइबोसोम्स में भी आपको पता है प्रोकैरियोट्स में अलग हो जाएगा, यूकैरियोट्स में अलग हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स में अलग रहता है और सर यूकैरियोट्स में अलग रहता है। प्रोकैरियोट्स में अलग रहेगा, यूकैरियोट्स में अलग रहेगा। प्रोकैरियोट में 70s पाया जाता है। 70s के सर दो सब यूनिट होती है। कौन कौन सी दो सब यूनिट होती है? एक 50s होती है और एक 30s होती है। ठीक बात है, एक 50s होती है, एक 30s होती है। 50s को और हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, 50s को हम और डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। 50s वाले में 50s के दो होते हैं सर, एक सर होता है 23s और एक होता है 5s। इसके बाद में एक 30s में एक और होता है 16s, इसकी एक और सब यूनिट है 16s। इसमें अगर बात कर लें तो 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80s राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होती है सर, एक 60s होती है, एक 40s होती है। ये सेटबर्ग यूनिक है एस जो है। ठीक बात है। 60s जो है, 60s के और पार्ट्स होते हैं वेरियस, 60 वाले एस के और वेरियस पार्ट होते हैं सर। एक 28s होता है, एक 5.8s होता है और एक होता है आपका 5s और 40s वाले में 40s जो है इसमें सर एक सब यूनिट होती है 18s। ठीक बात है। एस क्या है? सेटबर्ग यूनिट है। राइबोसोम्स की जब चर्चा कर रहे हैं, राइबोसोम्स के बारे में बताया कि भैया आरएनए के साथ में प्रोटीन है, वही राइबोसोम्स है। ठीक बात है। इसके बाद इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे बड़ा हाथ इसी का होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी के पास है। फैक्ट्री का मतलब सबके पास स्टॉक होगा, इनके पास भरमार है। ठीक है, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अगर फर्दर डिवाइड करें राइबोसोम्स को तो दो चीज़ें होती हैं सर, प्रोकैरियोट्स में अलग दिखने को मिलता है और यूकैरियोट्स में अलग दिखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है वो 70s का होता है, यूकैरियोट्स में 80s का होता है। 70s को फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं 50s और 30s में। 50s के और दो होते हैं, एक 23s होता है, एक 5s राइबोसोम होगा और यहाँ पर 30s का एक सब यूनिट और होती है, 16s होती है। मैथमेटिक्स नहीं चलती है, ये अलग कंसेप्ट है, ये आप जानते हैं। दूसरी चीज, अगर यूकैरियोट्स में बात करूं तो 80s है, जिसके 80s के दो और सब यूनिट्स होती हैं, एक 60s होता है, एक 40s होता है। 60s का और क्लासिफाई करूं तो एक 28s 5.8s और 5s, तीन सब यूनिट किसकी? 60s की। और अगर 40s की बात की जाए तो 40s के अंदर भैया ये 40s है, 40s के अंदर एक सब यूनिट होती है कौन सी? 18s की। ये राइबोसोम्स की अपनी चर्चा हुई सर, अपने काम की चर्चा राइबोसोम्स की हो गई सर। क्या होता है इसके आगे? क्या होता है कि जो आरएनए होता है, आरएनए, इसका क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट टू, प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइड टू एमआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, टीआरएनए at the time of protein synthesis. That is mRNA
बाइंड्स टू स्मॉलर सब यूनिट एंड tRNA बाइंड्स टू लार्जर सब यूनिट। क्या कह रहा हूं कि जो rRNA होता है, यही rRNA क्या कराता है सर, आपको अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कराता है। जो RNA पर प्रोटीन सिंथेसिस के समय mRNA को और tRNA को प्रोटीन सिंथेसिस के समय अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कराने का काम किसका है, rRNA का है। उसमें क्या होगा कि सर ये जो आप बता रहे थे यहाँ पर राइबोसोम की 80S कौन है, 70S कौन है, 40S कौन है और 60S में क्या है, ये जो सब यूनिट बता रहा था, इनमें कुछ बड़ी सब यूनिट दिख रही थी, कुछ बड़ी सब यूनिट दिख रही थी और कुछ छोटी सब यूनिट भी दिख रही थी, कुछ छोटी सब यूनिट्स भी दिख रही थी। जो बड़ी सब यूनिट्स हैं उससे tRNA आकर के जुड़ेगा, जो छोटी सब यूनिट्स हैं उससे mRNA आकर के जुड़ेगा। इसीलिए यहां पर इनकी जो है राइबोसोम्स की चर्चा की गई कि सर जुड़ेंगे कैसे। अगर बात होगी तो mRNA जो है स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ता है और tRNA जो है ये लार्जर सब यूनिट से जुड़ता है। आपको पता है mRNA बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA बनेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA बनता है। इसमें क्या होता है सर, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स वाला जो हिस्सा है rRNA वाला, वो कहीं ऐसे आकर के यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से rRNA वाला हिस्सा आकर के जुड़ा हुआ होता है, ये आकर के जुड़ता है। tRNA कहीं बाहर होगा, tRNA कहीं इस तरीके से लपेटा हुआ जो है, इस तरीके से कहीं बाहर पड़ा होगा। tRNA क्या करेगा, अमीनो एसिड से कहेगा कि आओ, यहाँ से rRNA से सिग्नल हो गया कि tRNA तुम जाओ, अमीनो एसिड को पकड़ करके लाओ, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। ये tRNA दौड़ करके जाएगा, यहाँ कहीं अमीनो एसिड था, ये क्या है, अमीनो एसिड है, इसको पकड़ेगा, रीड करेगा, इसको पहचानेगा, देखेगा कि हमको बताए थे लाल कलर का बैग टांग करके आते हैं, वो हमको बताया गया लाल कलर का बैग टांग करके आते हैं, जाओ जो लाल कलर का बैग टांगा होगा उसको पकड़ लाना। tRNA भैया गया दौड़ करके, ये पकड़ करके लाएगा लाल रंग के बैग वाला अमीनो एसिड, इसको जो दिखा उसको पहले देखेगा कि क्या तुम्हारी ही बात हो रही थी, तुम्हारे उसके बारे में पूरी रीडिंग करेगा, उसके कोड्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और पकड़ करके लेकर के कहां आ जाएगा, rRNA के पास, और इसी से mRNA में आ जाएगी, पूरी सिंथेसिस प्रोटीन की हो जाएगी। ये कहानी rRNA से शुरू होती है क्योंकि स्टेबल सबसे ज्यादा वही है, इस तरीके से चिपका हुआ कहीं कहीं रहता है। पहले tRNA को संकेत करता है जो कि लार्जर सब यूनिट से इसी के जुड़े हुए हैं, tRNA mRNA को संकेत करता है जो स्मॉलर सब यूनिट से जुड़े हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक बात है। ठीक बात है क्या, यहां तक बात क्लियर है? अंजू जी पूछ रही हैं क्लास का पीडीएफ नहीं मिलता है क्या? इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ तो नहीं मिलता है, लेकिन ये जो चीज़ें मैं यहाँ लिखा हूँ ये चीज़ों को हैंडआउट्स बोलते हैं। हैंडआउट्स आपको पता होगा, इनके हैंडआउट्स टेलीग्राम चैनल पर टीचर्स एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, मेन टेलीग्राम चैनल पर इसकी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, इसको हैंडआउट्स बोलते हैं। तो हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे जो बोर्ड का लिखा हुआ है। ठीक बात है। दूसरी चीज़ एक बात आ रही है कि सर जी स्वेटबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन दोनों एक है या डिफरेंस? स्वेटबर्ग यूनिट जो है जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अलग चीज़ है। सेडिमेंटेशन कांस्टेंट जो आप पूछ रही हैं वो अलग चीज़ है, यहाँ पर हम अभी नहीं जोड़ेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ आती है, अगर वो साइटोलॉजी आएगी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें बताऊंगा, अभी यहाँ पर उसकी कोई चर्चा नहीं है, तो वो ऐसा कोई भ्रम मत रखिए, उसका अपने को कोई काम नहीं है। ये जो सेडिमेंटेशन वाला कोफिशिएंट है, अभी इसको स्वेटबर्ग से नहीं जोड़ना, अपने को स्वेटबर्ग को ही लेकर के, एस को लेकर के चलना है, क्योंकि हम लोग आरएनए पढ़ रहे हैं, स्वेटबर्ग यूनिट नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं लेकर के चलना है। ठीक बात है, ठीक बात है। क्या आरएनए में ये चीजें कहानी समझ में इतनी आई? आरएनए की जो हम कहानी लेकर के चल रहे हैं सर, ये आरएनए की कहानी समझ में आई कि कुंजी ने डिस्कवर किया था 80% है, मोस्ट अबंडेंट है, स्टेबल है। इसके बाद आरएनए न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है, हेल्प करता है
राइबोसोम की स्ट्रक्चर को बनाने में। राइबोसोम की स्ट्रक्चर सर राइबोसोम आरआरएनए प्लस प्रोटीन कह देंगे सर, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसके बाद दो तरीके का आपको एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक में बताया गया, इनकी सब यूनिट्स बताई गई। किस लिए सब यूनिट्स बताई गई? क्योंकि छोटी वाली सब यूनिट से एमआरएनए जुड़ेगा और बड़ी वाली सब यूनिट से टीआरएनए जुड़ेगा, और ये इनको जोड़ेगा कौन? यही अटैचमेंट साइड आरआरएनए प्रोवाइड करेंगे। इतनी बातें हो गई अपनी, ठीक है, इतनी बातें हो गई सर जी। आगे अगर बढ़ें इसमें सर, इसमें अगर आगे और पढ़ें तो एक चीज मैं कह सकता हूं कि आरआरएनए को इतने पॉइंट्स के बेसिस पर आरआरएनए ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आरएनए। स्ट्रक्चरल आरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रक्चर आरएनए का, मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो है सर, मैक्सिमम स्ट्रक्चर ये आरआरएनए ही तो बना रहा है। और कौन बना रहा है? 80% जब यही है तो यही सबसे ज्यादा बनाएगा, इसीलिए सर इसको स्ट्रक्चरल आरएनए भी कहते हैं। ठीक बात है, ये भी एक चीज अपनी क्लियर है। अब आरआरएनए की अगर बात करूंगा, थोड़ा सा इसकी चर्चा अगर डीप में मैं करूं तो इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है स्ट्रक्चरल। एक कौन सा पार्ट होता है सर? एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जिसमें आप लोग राइबोसोम्स को पढ़ लिए। यही राइबोसोम्स क्या है? यही इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है। एक कैटालिटिकल पार्ट भी होता है इसमें। एक कौन सा पार्ट होता है? एक सर इसमें कैटालिटिकल रोल होता है, रोल या कैटालिटिकल पार्ट होता है, और इसमें राइबोसोम आता है, इसमें राइबोजाइम आता है, इसमें राइबोजाइम आता है। ये राइबोजाइम एक एंजाइम है, राइबोजाइम एक एंजाइम है। ये क्या करता है सर? ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज का क्या काम है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है सर। ये क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम है। एक चीज राइबोजाइम से अपने को कभी और पूछ ले तो याद रखिएगा, इसमें जो दो सब यूनिट आई है, इसमें दो सब यूनिट आई है, एक 23S और एक 28S। एक 23S और एक 28S किसकी? आरआरएनए की, आरआरएनए की। आरआरएनए को सर क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रक्चर यही बना रहा है। दो पार्ट इसका, एक स्ट्रक्चरल पार्ट और एक कैटालिटिकल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट में तो राइबोसोम आप पढ़ ही लिए, कैटालिटिकल पार्ट में एक एंजाइम का रोल आया था, इसको कहते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है ये एंजाइम है, इसमें पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज इसको कहते हैं, और इसमें काम इसका क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने का इसका काम है। ये क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये जानने का है कि सर इससे सवाल पूछेगा कि राइबोजाइम क्या करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज दे देगा तो मार देंगे आंसर। पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है सर, ये दे देगा तो मार देंगे आंसर। और अगर पूछेगा कि राइबोजाइम्स में कौन कौन सी सब यूनिट होती है आरआरएनए की, तो एक 23S आरआरएनए की सब यूनिट होती है, एक 28S आरआरएनए की सब यूनिट होती है। ठीक बात है, यहां तक भी बात ठीक है, ये भी क्लियर है सर, ये भी बात अच्छी है। तो यहां तक जो अपनी कहानी हो गई, यहां तक अपनी कहानी आरआरएनए की संपूर्ण हो गई। एनसीईआरटी ही नहीं, कोई भी सवाल अगर आरआरएनए से बनेगा तो इतने में से आपका हो जाएगा। आप बिल्कुल मान करके चलिए कि आप सब पढ़ लिए हैं, आप सब पढ़ लिए, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूं मैं। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई, जिसमें एनसीईआरटी तो आ ही गई है, अपनी एनसीईआरटी का बैच ही है, इसके साथ में कहीं भी और किसी भी एग्जाम का सवाल नहीं फंसेगा। इसके बाद आगे सर, इसके बाद सर आगे एमआरएनए पढ़ा जाए, एमआरएनए पढ़ा जाए। एमआरएनए में सबसे पहले
इसको सर mRNA में ये M क्या है, वहाँ R राइबोसोमल था, ये M क्या है, मैसेंजर आरएनए है। ये क्या है सर, मैसेंजर आरएनए है। ठीक बात है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात कर लूं तो डिस्कवर्ड बाई, बताइए डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर किया था इसको बताइए, इसको किसने डिस्कवर किया था बताइए। किसने डिस्कवर किया था इसको बताइए। इसकी डिस्कवरी किसने की थी भैया, भैया बताइए। ललिता जी कह रही हैं कि इसमें तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों आ गए। हाँ, राइबोसोम्स दोनों में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम्स पाया जाता है, यूकैरियोट में भी राइबोसोम पाया जाता है। तो जो आरएनए वाला हिस्सा है यही तो राइबोसोम बना रहा है, तो प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है। ठीक बात है, ठीक बात है ललिता जी, ठीक बात है। हाँ, आशीष जी का देखिए आया जैकोब एंड मोनाल्ड, बहुत सही जवाब आया है कि सर डिस्कवर्ड बाई जैकोब, जैकोब एंड मोनार्ड। जैकोब एंड मोनार्ड ने इसको डिस्कवर किया था। वो आरएनए जो था वो 80% मिल रहा था, एमआरएनए कितना है सर, 1 to 5%, 1 to 5% ऑफ सेल्स ऑफ आरएनए। जो टोटल आरएनए की सेल्स होंगी, जिन सेल्स में आरएनए मिल रहा है, उसमें से 80% आरएनए था, एमआरएनए केवल 1 to 5% है, एमआरएनए केवल 1 to 5% है। इसको टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पलेट आरएनए, टेम्पलेट आरएनए, इसको सर टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं। इसके बाद सिंथेसाइज्ड इन डीएनए, ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज्ड इन डीएनए इन न्यूक्लियस। ठीक बात है। इसके बाद ये सबसे कम स्टेबल यही है, ये सबसे कम लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल यही है भाई साहब, लीस्ट स्टेबल हैं। एमआरएनए में क्या होता है सर, एमआरएनए consists of mRNA consists of genetic information which is responsible for protein synthesis, which is responsible for protein synthesis। सर एमआरएनए की बात कर रहे हैं, एमआरएनए को हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए। प्यारे बच्चों, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। भैया एक चीज यहां बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिस्कवरी वाले नाम बता रहा हूं, कभी कभी इससे सवाल पूछ लेता है, कौन डिस्कवर किया था, आरएनए में तो कुंज जी थे, यहां कौन है, जैकोब मोनाल्ड। दूसरी चीज, ये कितना परसेंटेज होता है, इससे सवाल आ जाता है कि कितना परसेंट आरएनए मिलता है, कितना परसेंट एमआरएनए मिलता है, कितना परसेंट टीआरएनए। तो वहां आरएनए में बताया 80%, यहां भैया ये कितने मिलते हैं, 1 to 5% मिलते हैं। इसके बाद सर इसको टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं। टेम्पलेट आरएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है डीएनए से कौन बनता है, एमआरएनए ही बनता है, डीएनए से एमआरएनए ही बनता है। और टेम्पलेट मतलब जिससे देख करके बना, जो बना, जिससे देख करके हम बन रहे हैं या जिसको बनना है, वो जिसको देख करके बन रहा है, वो उसका टेम्पलेट होता है। तो ये भैया डीएनए से बने थे, इसी के एक स्ट्रैंड से, ये इसी के एक टेम्पलेट से बने थे, तो इनको भी यही टेम्पलेट के हिसाब से काम
करेंगे। आरआरएनए और टीआरएनए वाले में कहानी नहीं चलेगी, सिर्फ एमआरएनए में चलेगी, क्योंकि डीएनए के टेम्पलेट से बना था और वैसा ही था जैसा डीएनए था, कॉपी उसी से किया था, तो इसी की कॉपी हुई थी, इसीलिए इसको टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं। दूसरी चीज, ये डीएनए में ही सिंथेसाइज होता है, डीएनए से ही सिंथेसाइज होता है, ये भी कह सकता हूं। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, उसी से एमआरएनए सिंथेसाइज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसमें भी कोई भ्रम नहीं है। इसके बाद सर ये चीज सिंथेसाइज इन डीएनए एंड इन न्यूक्लियस। इसके बाद लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल है, क्यों लीस्ट स्टेबल है? अब आरएनए की पूरे परिवार की कहानी चल रही है। किसकी कहानी चल रही है? आरएनए के पूरे परिवार की कहानी चल रही है। ये टेम्पलेट डीएनए से बनाया है, ये टेम्पलेट डीएनए से बनाया है, ये डीएनए वाले फैमिली का है। ये कौन से फैमिली का कैरेक्टर दिखाएगा? डीएनए वाली फैमिली का कैरेक्टर ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर ये बना किससे है? डीएनए से है। मजबूरी इसकी है कि परिवार आरएनए का है, लेकिन उसके बाद भी स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम ही रहेगी, क्योंकि ये टेम्पलेट डीएनए वाला है। इसके बाद अब जो दो आरएनए वाले हैं वो एमआरएनए से बनते हैं, इसी की प्रोसेस से इधर उधर से जुड़ते हैं, डीएनए का उसमें रोल नहीं होता है। इसीलिए ये वाले भैया डीएनए के सबसे करीबी हैं, तो आरएनए में सबसे कम स्टेबल हैं, लीस्ट स्टेबल हैं। इसके बाद सर बताया गया कि एमआरएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। होगी भी, क्यों नहीं होगी एमआरएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल से तो बना है, जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाले थे इसी से बना है, तो इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन से क्या होता है? इसी से आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसी से आगे सर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक बात है क्या? कह रहे हैं एग्जाम में आने वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। ये पूरी नोट्स ही हाईलाइटेड है, ये पूरा ही पढ़ना है आपको। जो आपके एग्जाम के काम का है नहीं, मैं वो बताता ही नहीं। तो ये सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, सब इम्पोर्टेंट है। कहाँ? हर एक लाइन कहीं ना कहीं या तो किसी एग्जाम की आई हुई है, या एनसीईआरटी की है, या इम्पोर्टेंट है जिससे आ सकते हैं। तो ये सब लाइन पढ़ना है भैया, सब इम्पोर्टेंट है, पूरी नोट्स ही इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है, ठीक बात है। अब सर एक चीज यहां पर और समझ लें, अब आप लोग बताइएगा कि पूरी कहानी क्लियर है कि नहीं। एक चीज और समझ लें, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक बात है। अब यहाँ कोडॉन जोड़ूंगा, अभी आगे आपको पता चलेगा। ये एक AUG, एक UUG, एक AUG हो गया, एक UG, एक GAG कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, GAG कर लीजिए, एक UUU कर लीजिए। इसके बाद एक और कोड अगर मैं लिख दूं तो सर GUG भी लिख सकते हैं, GUG भी लिख सकते हैं। ये क्या है सर? कोडॉन है। ये क्या है सर? ये कोडॉन है, आपको पता है। इसके बाद में अगर पोलैरिटी की बात करूं तो इसकी भी पोलैरिटी होगी 5-3-। ये कौन है सर? ये mRNA है। ये कौन है सर? mRNA है। अब इसी mRNA से क्या होगी? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इसी से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, यानी ये इससे एक प्रोटीन कोडॉन सिंथेसाइज करेगा जिसको A1 बोलेंगे, एक ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा A2 है, एक इससे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा A3, एक इससे होगा A4, एक इससे होगा A5। ठीक बात है। ये अलग अलग प्रोटीन सिंथेसाइज हैं सर, ये अलग अलग प्रोटीन सिंथेसाइज हैं सर। अब ये प्रोटीन जो है सर, ये आपस में जुड़ेंगे। ये कौन है? ये प्रोटीन है, ये आपस में जुड़ते हैं सर। यहाँ पर ये जुड़े हैं, ये जुड़ते हैं किससे? ये जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। इन्हीं को पेप्टाइड बॉन्ड्स भी कहते हैं। पिछले वाले जो लेक्चर, पिछले वाले स्लाइड में जो मैं आपको बताया था, ये चीज़ पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम, ये कौन था? राइबोजाइम था। पेप्टाइड बॉन्ड दो प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दो प्रोटीन जो आपस में जुड़ते हैं, उन्हीं को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। सर जब आगे मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से कोडॉन लगता है mRNA के ऊपर और इसी mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो ये एक कोडॉन एक प्रोटीन बनाएगा, दूसरा कोडॉन दूसरा प्रोटीन बनाएगा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, पांचवा पांचवा, इस तरीके से पूरा प्रोटीन बनते चले जाएंगे। ये प्रोटीन आपस में जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अब बताइए भैया आशीष जी, UAG, UAA, UGA, इसको तो टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन वाला लिखवा देंगे। हम लोग तो शुरू कर रहे हैं अभी, तो चेन टर्मिनेटे कर दें शुरू में, हैं?
शुरू में ही टर्मिनेट कर दिया जाए भैया। क्या यहां तक एमआरएनए की कहानी क्लियर है सबको? यहां तक एमआरएनए की कहानी क्लियर है? एमआरएनए आपको क्लियर हो गया क्या कि एमआरएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के वजह से, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए की है, इसी से होती है सर प्रोटीन की सिंथेसिस। इसी से क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनते हैं। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? ये चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हैं ये चीजें? ये चीजें क्लियर हैं क्या एकदम? एमआरएनए एकदम क्लियर हो गया है, तो टीआरएनए शुरू किया जाए सर। एमआरएनए बिल्कुल क्लियर है सर। एमआरएनए बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर है सर। सानिया जी ने कह दिया क्लियर है। क्लियर है सर। जी सर, चांदनी जी का भी आ गया, आशीष जी का भी आ गया। क्लियर है सर, ठीक बात है सर, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। टीआरएनए की चर्चा, तीसरे वाले की चर्चा, टीआरएनए की भी चर्चा हम लोग कर लिया जाए। टीआरएनए को क्या कहते हैं सर? ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। टीआरएनए में जो टी है इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ये मैंने ट्रांसफर लिखा है। ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। सर कितना होगा? ये होता है 10 to 15% ऑफ सेल्स ऑफ आरएनए। ये आरएनए की सेल्स की जो आरएनए मिलेंगी सेल्स में, उसका 10 से 15% हिस्सा टीआरएनए का होता है। कहां पर सिंथेसाइज होता है? सिंथेसाइज्ड इन कहां पर सिंथेसाइज होता है? सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, या और अच्छे से इसको बोलूं तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिख सकते हैं। कहीं पर अगर न्यूक्लियस दिख गया तो ये भी आंसर मार देना है, अगर न्यूक्लियोप्लाज्म दिखा है तो ये भी आंसर मार देना है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक बात है, ये बिल्कुल अपने मन से लिखा हूं। ये बिल्कुल, ये जो लिखा गया है, इट इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मुझे समझाना था, ये मुझे एग्जाम्पल देना था। ये जो कोड्स हैं ये मेरे मन के हैं, मेरे मन के कोड्स हैं भैया। ठीक है, जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कोड ऑन। ये मेरे मन के हैं। मैं बता रहा था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसी से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद होता है। और एक चीज़ पेप्टाइड बॉन्ड भी बताना था कि प्रोटीन के बीच का बॉन्ड पेप्टाइड होता है। ये मेरे मन के हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। उसके बाद सर 10 से 15% हो गया। सिंथेसाइज कहाँ होता है? न्यूक्लियस दिख जाएगा तो मार देंगे, न्यूक्लियस दिख जाएगा तो मार देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म दिख जाएगा तो मार देंगे। इसके बाद में क्या लिखना है इसमें? इसके बाद में एक चीज लिखना है, टीआरएनए टीआरएनए कैरीज अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर प्रोटीन, या इसको यहां पर लिख दीजिए, एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो टीआरएनए है ये अमीनो एसिड को पकड़ करके लाता है और प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पर लाके छोड़ देता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स अमीनो एसिड से ही बने हुए होते हैं। अमीनो एसिड से ही बनता है। अमीनो एसिड का ग्रुप कौन बनाता है? प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन से फिर एंजाइम्स बनते हैं, जो कि मेंडेलियन कैरेक्टर को दिखाएंगे, सारी जेनेटिक्स एक्सप्लेन होगी। तो ये काम इनका टीआरएनए का मेजरली यही है कि सर अमीनो एसिड को पकड़ करके लेकर के आया जाए एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक बात है, ठीक बात है। इसके बाद अभी कमेंट सेक्शन में मुझे दिखा था सॉल्यूबल आरएनए। कुछ लोग कह रहे थे कि सॉल्यूबल आरएनए जैसी कुछ चीज बता रहे थे एमआरएनए के लिए। भैया यहीं पर लिखिए टीआरएनए को
क्या क्या नाम और कह सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके कुछ नाम और होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज, पहला है सॉल्यूबल आरएनए, इसी को कहते हैं, इसको सॉल्यूबल आरएनए कहते हैं। मैं वहाँ कमेंट देख करके छोड़ दिया था क्योंकि मुझे आगे बताना था, मज़ा नहीं आता, अब मज़ा आ रहा है। ठीक है, पहला इसको सॉल्यूबल आरएनए बोलेंगे। दूसरा सर इसको एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं, इसको एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। और इसी को स्मॉलेस्ट आरएनए भी, इसी को स्मॉलेस्ट आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट आरएनए भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4s सब यूनिट ऑफ आरएनए से ये बना हुआ होता है। 4s आरएनए से ये बना हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, कुछ लाइन और लिखता हूं फिर इसको समझाता हूं। एक लाइन इसमें और है कि सर इन टीआरएनए में, इन टीआरएनए सम एबनॉर्मल कुछ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट, कुछ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है DHU, पहला DHU है। इस DHU का नाम क्या है सर? डाईहाइड्रोयूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन। दूसरा है सर, दूसरा एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस है स्यूडोयूरासिल, स्यूडोयूरासिल। स्यूडोयूरासिल को हम लोग रिप्रेजेंटेशन साई से ऐसे करते हैं। और इसके बाद आयनोसिन एक है, एक है आयनोसिन, एक आयनोसिन है सर। ठीक बात है, ठीक बात है। अरे पूरा जो है यहाँ तक पॉइंट्स हो गए। इसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए फिर से। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। कंपोजिशन की बात करूंगा तो 10 to 15% जो सेल्स की होती है आरएनए के अंदर, उसमें टीआरएनए का हिस्सा 10 से 15% का है। इसके बाद इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोप्लाज्म कह लीजिए में होती है। इसके बाद सर टीआरएनए जो है अमीनो एसिड को पकड़ करके लाता है। ये टीआरएनए कहीं इस तरीके से पड़ा हुआ होगा, कहीं इस तरीके से टीआरएनए पड़ा हुआ होता है। ये एमआरएनए है, यहाँ आरआरएनए ऐसे इससे अटैच होते हैं। ये कहीं अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड को पकड़ेगा, यहाँ लाएगा, रीड करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर ला करके इसको छोड़ देगा कि ठीक है तुम प्रोटीन की सिंथेसिस कर लो। इसके बाद सर बताया गया कि इसके और भी कुछ कुछ नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। पहला नाम क्या है? इसी को सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट आरएनए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4s सब यूनिट से बना हुआ होता है, जो कि सबसे छोटी सब यूनिट है, इसीलिए स्मॉलेस्ट आरएनए भी कहते हैं। इसके बाद सर इसको एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। इसके बाद कुछ इसमें एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेसिस तो 4 ही मिलते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ये लेकिन यूरासिल है, इसमें एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है, अलग अलग एबनॉर्मल फॉर्म में पाया जाता है। सवाल में पूछ ले तो आप कहिएगा एक DHU है, डाईहाइड्रोयूरिडीन, एक सीडोयूरासिल है और एक आइनोसिन है। ये 3 एबनॉर्मल क्या हैं? नाइट्रोजन बेसिस हैं जो टीआरएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या? क्या यहां तक बात ठीक है? क्या यहां तक बात ठीक है सर? यहां तक बात ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या सर? यहां तक किसी को कोई समस्या है टीआरएनए में? बताइए। यहां तक टीआरएनए में किसी को समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं, क्लियर है सर, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। सेशन लाइक नहीं किए हैं क्या? सेशन लाइक किए कि नहीं अभी तक आप? 54 मिनट क्लास हो गई, सेशन लाइक किए कि नहीं? सेशन लाइक करिए जो नहीं किए हैं भैया, सेशन लाइक करिए जो नहीं किए हैं। ठीक बात है, ठीक बात है।
आइए सर इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया जाए। सर इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया जाए। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, इसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं इसके। सर दो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलते हैं। दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रक्चर 2D में देखने को मिलता है, एक स्ट्रक्चर 2D में देखने को मिलता है और एक स्ट्रक्चर 3D में देखने को मिलता है। 2D और 3D आप लोग जानते होंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। ये पेन मैं आपको यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ, ये 3D में दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ये पेन ड्रॉ कर दूंगा, ये पेन मैं अगर यहाँ ड्रॉ कर दिया तो ये पेन 2D में दिख रही है। आपको आती है बात समझ में? यही क्लैरिटी है कि ये पेन मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये 3D है भैया, और ये जो पेन यहाँ बोर्ड पर बनी हुई है ये 2D है भैया। तो स्ट्रक्चर ऑफ अगर बात करूँ आरएनए की, तो इसके दो देखने को मिलते हैं, एक 2D और एक 3D। 2D वाला जो स्ट्रक्चर है ये हॉले ने दिया है। हॉले 2D स्ट्रक्चर दे दिया सर। हॉले 2D स्ट्रक्चर टीआरएनए का दिया है। ये जो हॉले साहब हैं, इनका एक मॉडल है जिसको क्लोवर लीफ मॉडल दिया इन्होंने। इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। ये जो 3D स्ट्रक्चर है सर, इसको एक साइंटिस्ट हैं किम, इन्होंने दिया था, और ये देखने में इन्वर्टेड यल शेप्ड का होता है। इन्वर्टेड यल शेप्ड का होता है सर, इन्वर्टेड यल शेप्ड, और यही 3D में है। 3D में है तो मोर रियलिस्टिक यही होगा, मोस्ट रियलिस्टिक मॉडल। लेकिन 3D है तो बनाएंगे कैसे? मोस्ट रियलिस्टिक मॉडल, या इसी को मैं एक्चुअल मॉडल भी कह सकता हूं। सर स्ट्रक्चर जो टीआरएनए का है, इसमें दो है। एक 2D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 2D स्ट्रक्चर हॉले साहब ने दिया, जो कि क्लोवर लीफ मॉडल है। क्लोव का मतलब होता है लॉन्ग। क्लोव का मतलब क्या होता है? ये जो क्लोव होती है इसका मतलब लॉन्ग होता है। लॉन्ग लॉम नहीं होता। प्रतीक सर क्या लिख रहे हैं? प्रतीक सर लॉन्ग लिखिए। लॉन्ग, क्लोव माने लौंग होता है। लौंग इलायची वाला, लौंग इलायची, लौंगा इलायची का बीड़ा बनैले, वही लौंग इलायची वाला जो बीड़ा बनाते हैं लौंग इलायची का, वही लौंग है भैया। ये लौंग की पत्तियों जैसा इनको दिखा। लौंग जो होती है, लवंग जिसको कहते हैं, कई लोग गाँव में लवंग कहते हैं, लौंग जो होती है इसकी पत्तियों जैसा दिखता है। कौन? इनका 2D मॉडल। इसीलिए इन्होंने नाम अपने मॉडल का दिया था क्लोवर लीफ मॉडल। इसको नाम इन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल दिया, हॉली साहब ने। इसके बाद जो 3D स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो किम ने दिया था। और इन्वर्टेड यल शेप, यल अगर मैं ऐसा लिखूं तो ठीक है, इसी यल को अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये इन्वर्टेड, ये तो यल है, यल शेप्ड है। और ये कैसा यल है? ये यल है। और ये वाला कैसा है भैया? यही इन्वर्टेड यल है। यानी यल को पलट करके दिखा दिया आपको, इन्वर्टेड दिखा दिए, तो यही इन्वर्टेड यल शेप्ड का ये एक्चुअल है। यही 3D स्ट्रक्चर था तो ये एक्चुअल है। ठीक बात है, ठीक बात है। अरे बाप रे भैया, सीजियम एरोमेटिकम नाम हम बता रहे हैं, लौंग का वर्टिकल नेम बता रहे हैं। पता है, मुझे पता है। यहाँ बड़ो स्ट्रक्चर पे आओ भैया, ले भैया। अरे वाह वाह भैया वाह, दिल जीत लिया भैया, वाह वाह भैया वाह। आप लोगों ने साइंटिफिक नाम बता करके मुझे हृदय से गदगद कर दिया। बहुत ही हर्ष का विषय है कि भावी शिक्षकों को, या भावी जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, या जो भावी CUET के अध्ययन कर रहे हैं, उनको सर बॉटनिकल नेम भी मालूम है। बहुत हर्ष का विषय, बहुत हर्ष का विषय है ये बहुत हर्ष का विषय है। आइए सर मॉडल बनाया जाए, जो 2D मॉडल है हॉले का, उसको बनाया जाए, जिसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। क्लोवर
लीफ मॉडल कहते हैं। आइए सर ड्रॉ किया जाए। मैं ड्रॉ करता हूं, मेरे साथ में आप लोग भी ड्रॉ करेंगे। कैसा होता है सर, कैसा होता है सर? अच्छा अच्छा ड्रॉ करिएगा सर, सुंदर 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 ड्रॉ करेंगे सर। अरे सर सुंदर सुंदर ड्रॉ करिएगा। अरे बाबू, सुंदर सुंदर ड्रॉ करिएगा। यहाँ पर बेसेस आ जाएंगे नाइट्रोजन के, यहाँ पे भी आएंगे सर। सर ऊपर भी रहेंगे सर, नीचे भी रहेंगे सर, यहाँ पर भी रह सकते हैं बेसेस, यहाँ पर भी बेसेस रहेंगे, यहाँ पर भी बेसेस रहेंगे, यहाँ पर भी बेसेस रहेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है सर। यहाँ पर ऐसे एक ठो बना हुआ है, वो भी बनता है। उसके बाद सर यहाँ पर भी बेसेस रहेंगे। ठीक बात है। और यहीं से जो है mRNA आ जाता है। ये mRNA है, ये कौन है? mRNA है। इसके बाद सर रंग भरा जाए, थोड़ा थोड़ा सर रंग भरा जाए। ये पता है आपको, यहाँ से जी, ये 5 डैश और ये 3 डैश, 5 डैश और 3 डैश जी, फिर यहाँ से आएगा ए सी सी, ऐसे कोड नाइट्रोजन के बेसेस आते हैं। ठीक है। ये जो इसका है, ये वाला आर्म है, इसको एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। उसके बाद सर, उसके बाद ये आपको एच बॉन्डिंग दिख रही है, ये जो बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं। इसके बाद सर, इसके बाद सर ये जो लूप है ये DHU लूप है, DHU लूप है। DHU लूप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा, ये एंजाइम बाइंडिंग है, एंजाइम बाइंडिंग लूप है। ये क्या है? एंजाइम बाइंडिंग लूप है। अमीनो, इसमें एक एंजाइम होता है, क्या होता है वो? अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, सिंथेटेज, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, या इसी को AA भी कहते हैं। इसके बाद सर यहाँ कोडॉन्स हैं, ये UAG अगर लगा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AUC आ जाएगा, यहाँ नीचे AUC आ जाएगा। ये एंटी कोडॉन लूप है, इसका नाम है एंटी कोडॉन लूप, इसको कहते हैं सर, एंटी कोडॉन लूप कहते हैं सर। इसके बाद, इसके बाद इसको रिकग्निशन लूप या नोडॉक लूप भी कहते हैं, इसका नाम नोडॉक लूप है, या इसी को नोडॉक लूप कह लीजिए या रिकग्निशन लूप कह लीजिए। इसको रिकग्निशन, रिकग्निशन लूप कह सकते हैं, रिकग्निशन लूप भी कहते हैं। इसके बाद ये T-C है, ये क्या है? T-C है, T-C लूप इसको कहते हैं। सर इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? यहाँ पर राइबोसोमल बाइंडिंग होगी, यहाँ पर राइबोसोमल बाइंडिंग होती है, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। ठीक बात है, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। और कुछ पता है बचा है क्या बताने को? नहीं सर, यही डायग्राम इतना है। क्या होता है? ऐसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा दिख रहा है आपको। ये क्या होता है? क्या होता है? जैसे RNA तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो ऐसा ही होगा,
ये सिंगल स्ट्रैंडेड में लपेटा हुआ होता है, ऐसा ना मिल करके ये इस तरीके से अपने आप में इस तरीके से ये करके लपेट लेता है। इसीलिए ये 5 डैश लिख रहा हूँ, ये आके ऐसे लपेटा 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 यहाँ से लपेट करके निकल गया, ये 3 डैश है। यानी है एक ही स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड नहीं है भैया। तो ये 5 डैश और 3 डैश वाला जो था ये मुड़ गया, जब इस तरीके से यहाँ 5 डैश से मुड़ना शुरू हो गया तो मुड़ मुड़ के यहाँ से निकला तो यहाँ 3 डैश आया। तो इसमें कोई भ्रम नहीं है, ये आपस में मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से दिखाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है सिंगल स्ट्रैंड ही। किसी के मन में नहीं आएगा कि ये कहाँ से 2-2 ठो दिख रहे हैं, क्या डबल स्ट्रैंडेड है क्या? नहीं, ये नाइट्रोजन बेसेस हैं। यहाँ से नाइट्रोजन बेसेस G आ गया, G से फिर जो है यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए A आ जाएगा, U आ जाएगा, C आ जाएगा, इस तरीके से आते 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 फिर यही चीज़ इधर भी आते 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 फिर यही चीज़ इधर से आते 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 जाते जाते ये चली जाएगी सर। ठीक बात है। ये tRNA है, इसमें 3 लूप होते हैं सर। एक जो ये आपका इधर लूप है ये DHU है, जिसको कहते हैं एंजाइम बाइंडिंग लूप। और एंजाइम कौन सा होता है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज। जैसे कि कहानी होती है, जो अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड जिसको पकड़ करके लाना है, मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, ये इनएक्टिव रहता है। ये एक्टिव अमीनो एसिड नहीं रहता है कि tRNA भैया गए अब पकड़ के अपनी मर्जी से लेते आए, ऐसा नहीं होता है। ये इनएक्टिव रहता है। कौन सा है? ये अमीनो एसिड इनएक्टिव रहता है सर। इसको अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है पहले, और ये एक्टिवेट करने का काम किसका होता है? AAS का। यानी कि ये जो अमीनो एसाइल सिंथेटेज है, ये अमीनो एसिड को क्या करता है? एक्टिव करता है। यहीं से आकर के अमीनो एसिड जुड़ जाता है। अमीनो एसिड जुड़ने के बाद से ये जो लूप आपको दिख रहा है ये एंटीकोडॉन है। एंटीकोडॉन का मतलब यहीं से कोडॉन शुरू हुआ, इसे इसको एंटीकोडॉन बोलते हैं भैया, रिकॉग्निशन बोलते हैं, नो डॉक बोलते हैं। क्यों? ये tRNA जो है इसी पोजीशन से mRNA के साथ में अटैच करेगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ 3 मैंने कोडॉन बनाए हैं, इसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट कोडॉन यहाँ बनाए हैं। तो यहीं से क्या हो रही है सर? अटैचमेंट इसकी हो रही है mRNA के साथ में। उसके बाद सर ये जो लूप आया, इसको C लूप जो कह रहे हैं, यहाँ राइबोसोमल बाइंडिंग है। राइबोसोमल मतलब सर rRNA वाले की बात चल रही है। यहाँ आ गया rRNA की बाइंडिंग हो जाएगी, प्रोटीन की बाइंडिंग हो जाएगी। उसके बाद ये इस तरीके से CCA करते हुए ऐसे निकल जाएगा एक्सेप्टर आर्म से, यहाँ एक्सेप्ट आकर के कर लेगा। तो ये पूरा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया? tRNA का हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नो डॉक लूप के नीचे क्या लिखा है? नो डॉक लूप के नीचे लिखा है रिकॉग्निशन। ऊपर लिख देता हूं, ये नो डॉक के नीचे लिखा हुआ है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन लूप, यहीं पर mRNA रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्निशन लूप इसको बोलते हैं। ऊपर लिख दिया गया भैया। भैया हमने आपको नहीं दिख रहा था, मैं ऊपर लिख दिया। सर जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, इस कहानी ये कहानी पूरी आपको समझ में आई क्या? ये कहानी आपको समझ में आई क्या? ये बताइए, ये बता दीजिए। ये tRNA क्लियर हुआ कैसे है? ये सिर्फ लपेटा हुआ है, उलझा हुआ है अपने आप में। मैं उलझा हूँ अपने आप में, मैं क्या हूँ? उलझा हूँ। तो ये भैया उलझा है, इसको सुलझाया नहीं गया करके दिखाएगा आपको, उलझा हुआ ही दिखता है। ये इस तरीके का होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे जो एक कहानी थी अमीनो एसाइल वाली, ये जो एंजाइम बाइंडिंग वाली कहानी थी, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। इससे भी सवाल दिखता है अपना, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले क्या है, ये एक अमीनो एसिड है। ये एक अमीनो एसिड है जिसको भैया क्या बोल देंगे? ये इनएक्टिव अमीनो एसिड है। क्या है सर? इनएक्टिव है अमीनो एसिड, आपका इनएक्टिव है। इसको सबसे पहले एक्टिवेट कर दीजिए सर, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। तो इसको इस तरीके से ला करके एक डब्बे में रख दूंगा। ये डब्बा किसका होगा? अमीनो एसाइल सिंथेटेज का। ये जो एंजाइम पीछे चर्चा जिसकी किया हूँ, अमीनो एसाइल सिंथेटेज की, इसी एंजाइम के डब्बे में इस अमीनो एसिड को रख दूंगा सर। जब इस अमीनो एसिड को इसके साथ में अमीनो एसाइल सिंथेटेज के साथ में रखूंगा सर, तो सर एक प्रक्रिया आएगी। प्रक्रिया क्या आएगी कि ये जो आप जो इसमें रखे हैं,
इसमें जो आपने अमीनो एसिड को रखा, किस में रखा, AAS में जो आपने रखा है सर, यहाँ से ये प्रोसेस क्या हो जाती है, एक्टिवेट कर देता है आपके अमीनो एसिड को, और एक्टिवेट करके अमीनो एसिड यहाँ आ जाएगा। अब ये बाहर निकलेगा अमीनो एसिड क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अमीनो एसिड AA का मतलब क्या है, AA का मतलब अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड एक्टिवेट होकर के घूमने लगेगा। इस एक्टिवेट होने के बाद में ये जो सर tRNA है आपका, ये जो सर यहाँ tRNA है, ये इसी अमीनो एसिड को ले लेगा अपने एक्सेप्टर आर्म पर यही ले लेगा, और लेने के बाद में क्या हो जाएगा, ये tRNA चार्ज्ड tRNA लेता है। tRNA चार्ज लेने के बाद में यहाँ से क्या आगे अमीनो एसिड से जो एक्टिव हो गए हैं या एक्टिवेट हो गए हैं, यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी, यहीं से प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होगी। यानी सर मैं कह सकता हूँ सबसे पहले कहानी इनएक्टिव अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड कैसा है, इनएक्टिवेट है। इसको सर एक एंजाइम में अमीनो एसाइल सिंथेटेज में ला करके रखा गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पर ये एंजाइम क्या होगा, अमीनो एसिड एक्टिव करेगा। ये एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज अमीनो एसिड को एक्टिव करेगा। एक्टिव होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा अमीनो एसिड आपका एक्टिवेट होने के बाद, और यहाँ से चार्ज tRNA के ला करके लग जाएगा, चार्ज tRNA के आकर के लग जाएगा, और चार्ज tRNA के आकर के लगने के बाद में ये आगे प्रोटीन की कहानी शुरू हो जाएगी। ये आगे प्रोटीन की कहानी शुरू हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। ये पूरी यहाँ जो ये मैं बता रहा था आपको कि ये जो कहानी DHU की थी, ये DHU के एक जो एंजाइम AAS थे, ये इनका पूरा कहानी आपको समझा दिया कि सर होता क्या है। अब इसमें कुछ पॉइंट और लिखें, पहला पॉइंट क्या लिखें कि विथ द हेल्प ऑफ किसके मदद से, एंटीकोडॉन लूप, विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन लूप क्या होता है, tRNA recognizes its position on mRNA। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, DHU loop is also called amino acyl synthetase loop. DHU loop is also called amino acyl synthetase loop. DHU loop is also called an amino acyl synthetase recognition loop. Synthetase recognition loop. With the help of this enzyme, amino acids gets activated। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और लिखें, ये जो AAS एंजाइम है, एंजाइम इज अमीनो एसिड स्पेसिफिक एंजाइम। यानी कि एक स्पेसिफिक के एक होता है, तो अगर 20 अमीनो एसिड्स हैं, अपने पास कितनी अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो 20 AAS भी चाहिए होगा। एक पॉइंट ये लिख लीजिए,
ठीक बात है। यहाँ जो टीआरएनए था, ये जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, यहाँ से आता है सर, यहाँ से शुरू हो रहा है 5 डैश एंड से ये शुरू होगा, इस तरीके से घूमता 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 चला जाता है, फिर निकल जाता है। ये एंटीकोडॉन लूप जो है, ये डीएचयू लूप हो गया जो एंजाइम का हो गया। एंटीकोडॉन पर टीआरएनए आकर के एमआरएनए से लगता है, इसीलिए टीआरएनए रिकॉग्नाइज करता है अपने आप को एमआरएनए पे, इसीलिए इसको रिकॉग्निशन लूप भी कहते हैं। इसके बाद में सर ये वाला जो है, यहाँ पर आरएनए आकर के लगता है, क्योंकि तीनों लगेंगे तो ही आरएनए पूरा होगा, 3 पार्ट हैं इसके, तो आरएनए आकर के इस लूप पे लगता है सर, और यही एक्सेप्टर आर्म होता है, यहां आकर के अमीनो एसिड जुड़ता है। इसके बाद एक कहानी बताई गई अमीनो एसाइल सिंथेटेज की, कि इस तरीके से इनएक्टिव अमीनो एसिड यहां आएगा इसके पास में, अमीनो एसाइल सिंथेटेज के पास, तो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में एक्सेप्टर आर्म से लग जाएगा और बाद में प्रोटीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सर। यहां पर एक पॉइंट मैं बोला कि विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन लूप, ये जो एंटीकोडॉन लूप आपको दिखाया था, ये एंटीकोडॉन लूप है। इसी लूप के मदद से टीआरएनए अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है एमआरएनए पर, एमआरएनए ही बना, वहां आपको क्या करता है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है सर, रिकॉग्नाइजेज इट्स पोजीशन ऑन एमआरएनए। दूसरी चीज बताई गई कि डीएचयू लूप जो है, डीएचयू लूप कौन सा है सर, ये डीएचयू लूप है आपका। इस डीएचयू लूप पे क्या होगा, डीएचयू लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। यहीं पर ये एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज होता है। ये एंजाइम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, इसी एंजाइम के वजह से आपका अमीनो एसिड क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ये जो एएएस है यानी अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम है सर, ये स्पेसिफिक होता है, एक अमीनो एसिड का एक ही एएएस होगा और जिसका है उसी का होगा, दूसरे का नहीं होगा। यानी मैं यहां कह सकता हूं कि अपने पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं सर, 20 अमीनो एसिड्स हैं तो 20 अमीनो एसाइल सिंथेटेज भी होंगे, 20 अमीनो एसाइल सिंथेटेज भी होंगे। इसके बाद सर यहां तक अपना आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए खत्म हो गया। तो मैं अगर छोटे में, जैसे सेट बताया था आपको, एसईटी सेट जेनेटिक कोड का फंक्शन बताया था, वैसे ही आरएनए के 3 छोटे से फंक्शन अपने को पता चले। आरएनए फंक्शंस एज, इसके फंक्शंस पता अपने को चल रहे हैं जो अभी तक, फंक्शंस एज क्या कह सकते हैं, एक तो सर फंक्शन करेगा स्ट्रक्चरल पार्ट के तरीके, एक आपका स्ट्रक्चरल पार्ट के तरीके फंक्शन करेगा, एक आपका कैटालिटिकल पार्ट के तरह करेगा, कैटालिटिकल पार्ट के तरह करेगा, और एक आपका अडेप्टर पार्ट के तरह करेगा, एक आपका अडेप्टर पार्ट के तरह करेगा, अडेप्टर रोल। ये हो गया सर आरएनए का फंक्शन। ये क्या हो गया सर, आरएनए का फंक्शन, कि ये 3 फंक्शन जो आरएनए के मेन हैं, अगर अपने कहीं सवाल में दिखेंगे तो सर स्ट्रक्चरल रोल इसका एक है, एक इसका कैटालिटिकल रोल है, इसके बाद सर एक इसका एडेप्टर रोल है। ठीक बात है, समझ में आ गया क्या क्या चल रहा है सर, समझ में आ गया सर क्या क्या चल रहा है, समझ में आ गया। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस लिखना है अपने को, डिफरेंस लिखने के बाद ट्रांसक्रिप्शन शुरू करनी है। तो डिफरेंस पहले लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे सर, ये आज नहीं करेंगे, ये कल करेंगे। ये कब करेंगे, कल करेंगे। आज की क्लास यहीं तक है, आज की क्लास यहीं तक है। ठीक बात है, ठीक बात है। कुछ चीज़ें आपके लिए हैं, कुछ मैसेज आपके लिए है, वो आप देखते जाइएगा। उसके बाद हम लोग क्लास ख़त्म करेंगे। कुछ मैसेज है, एक पहला मैसेज है, लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 का आ गया है सर। इन कोर्सेज के लिए है, सभी विषय उपलब्ध हैं और बेस्ट बैच है, फाउंडेशन बैच है, बहुत प्यार से अच्छी फैकल्टीज़ के साथ में है, आप इससे जुड़ सकते हैं। दूसरा एक बैच और आया है, स्वतंत्रता बैच, ये भी सभी विषय के लिए है और ये कोर्सेज इनमें हैं। आप ये 2 नंबर दिए गए हैं, 96 28 95 92 37, 83 18 48 92 91, इन 2 नंबर पर आप संपर्क करके इन बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या बाय बाय से पहले मुझे ये बता दीजिए कि क्या आज का क्लियर है सबको? बाय बाय से पहले ये बता दीजिए कि आज की कहानी क्लियर है।
आज की कहानी क्लियर है क्या? किसी को कोई समस्या डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई समस्या कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई समस्या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, सेशन को लाइक कर दिया करिए, सेशन अच्छा लगा करे तो सेशन को लाइक किया करिए, सेशन को लाइक किया करिए, कमेंट सेक्शन में बताया करिए आपकी क्या समस्याएं हैं, या अच्छा लग रहा है तो भी बताया करिए कमेंट सेक्शन में। चैनल में पहली बार इस चैनल पर अगर जुड़े होंगे, ये वीडियो पहली बार आप देख रहे होंगे तो टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी तैयारियों के लिए लगातार इस पर अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहते हैं। शेयर करिए, वीडियो पसंद आती हो तो उनको लाइक किए, सेशन मेरे अच्छे लगते हैं तो लाइक किया करिए, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताया करिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर ऐसे ही किसी दिन मिलेंगे, ऐसे ही चलते चलते राह मुलाकात होगी। आप टीचर होंगे और आपके सपने पूरे होंगे। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप डॉक्टर होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। मैं सिर्फ सेंटा क्लॉज हूँ आपके सपनों को पूरा करने के लिए और उसको बेहतरीन बनाने के लिए और क्लैरिटी के लिए यहाँ पर आता हूँ। मिलेंगे कल, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।